नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं। समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रात को 9 बजे शुरुआत करते हैं जनमत की। हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि हर खबर पर हम आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं तो वो मुद्दा भी जान लीजिए। रेप पर राजनीति। जी हां, ममता बनर्जी क्या अब इस पर राजनीति कर रही हैं? मार्च निकालने की बात और इस तरीके से विरोध करने की बात, और फिर खुद ही इसका विरोध जब किया जाता है जबकि उनके राज्य में हुआ है, वही यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के पूरे एरिया में अगर ऐसा कुछ होता है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सामने आती है, फिर दाल में क्या कुछ काला है या पूरी दाल काली है? विरोध क्यों? ये प्रश्न है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखें आ चुकी हैं, ऐलान हो चुका है। 1 तारीख को 3 चरण में चुनाव होगा और 4 को जो है वो मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो बहुत नजदीक है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू में। आगे बढ़ते हैं। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में जम्मू कश्मीर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड से कांग्रेस को डर है क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने जब 15 अगस्त के दिन जब हुंकार भर दी, जब कह दिया कि भाई एक ही कानून होना चाहिए, तो कांग्रेस का अब इस पर रिएक्शन आने लगा है और यही रिएक्शन क्या था उस पर हम बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया है एमपी में। फिर किसने बोल दिया है और कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है? हम तो कहते हैं जल्द कार्रवाई इन पर करनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा इनको देनी चाहिए, और ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है तो बॉर्डर पार करके इनको भेज देना चाहिए पाकिस्तान, शायद यही इनका घर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में हिंदुओं के लिए आवाज। पूरे विश्व में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर आवाज उठाई जा रही है और ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दिल दुखी हो जाता है। वहां पे माताओं बहनों के साथ बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, चलिए आंखें खोलेंगे, तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर बलात्कार और हत्या से पूरा देश गुस्से में है। आप सभी गुस्से में हैं। हत्या की जिम्मेदारी लेने और महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी से भाग रही सीएम ममता बनर्जी ने आज मार्च निकाला है। सोचिए, अपने ही राज्य में मुख्यमंत्री मार्च निकाल रहा है, विरोध कर रहा है, जो कि वहीं पर उनके ही राज्य में रेप हुआ है उसको लेकर। इस पूरे मामले पर जनता आक्रोशित है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सीबीआई केस की जांच कर रही है और ममता सरकार अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। जिनके ऊपर डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वहीं सड़कों पर मार्च कर न्याय मांग रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसे रोकने की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस की है, उसी की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा को लेकर स्पष्ट कर दिया, यह राज्य सरकार की पूर्ण विफलता है, टोटल सिस्टम फेलियर है। देखिए, रेप की घटना पर ममता बनर्जी की राजनीति पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पश्चिम बंगाल रेप केस मामला अब धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है, जहां आज पूरा देश 31 साल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बर्बर रेप मर्डर से आक्रोश में है। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, सीबीआई मामले की जांच कर रही है और राजनेता अपनी बयानबाजी में व्यस्त हैं। लेकिन इस मामले से जुड़े इन तमाम हंगामों के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का इतिहास भी लोग खंगालने लगे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल में इस तरह की कोई घटना हुई हो। आज से लगभग 23 साल पहले भी इस अस्पताल में एक ऐसा ही संगीन मामला सामने आया था, जब 25 अगस्त 2001 को इसी मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष के छात्र सौमित्र विश्वास का शव हॉस्टल के उसके कमरे में लटका हुआ मिला। तब अधिकारियों ने दावा किया था कि यह आत्महत्या का मामला है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ठीक ऐसा ही दावा महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले की शुरुआती जांच में भी किया था। वहीं सौमित्र के मामले में सीआईडी की जांच में कुछ खास पता नहीं चल सका, लेकिन सौमित्र की मां के ये आरोप थे कि मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे के दोस्त उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसने कथित तौर पर कॉलेज परिसर में अश्लील गतिविधियों को देखा था। उस मामले में
सौमित्र के दोस्तों के साथ साथ उसकी मौत के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित पॉर्न रिंग को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। जहां तब इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों ने कॉलेज परिसर में पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति नेटवर्क और महिलाओं के साथ संदिग्ध व्यवहार का आरोप लगाया था। यही नहीं, तब छात्रों ने यह भी गंभीर दावा किया था कि कॉलेज में डॉक्टरों का एक गिरोह काम करता है, जिसके बारे में सौमित्र जान चुका था और इसी वजह से गिरोह के लोगों ने उसकी हत्या की। छात्रों ने यह भी दावा किया था कि कॉलेज में सप्ताह के अंत में सेक्स वर्करों को हॉस्टल में बुलाकर उनकी नग्न शूटिंग की जाती थी और जब सेक्स वर्कर्स नहीं होते थे तब पढ़ाई के लिए अस्पताल में लाए गए शवों के साथ पोर्नोग्राफी के इन काले कारनामों को अंजाम दिया जाता था। जहां शवों पर कभी कभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और मॉडल्स की तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता था। तब छात्रों द्वारा किए गए उनके इन संगीन दावों की माने तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे इस रैकेट को पश्चिम बंगाल के किसी राजनेता का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के हुए इस घिनौने अपराध के पीछे भी उसी रैकेट का हाथ है? और आखिर किसके समर्थन से किसको छिपाने और बचाने के लिए इस भयानक कुकृत्य को अंजाम दिया गया? क्योंकि बीते दिनों कॉलेज में सबूतों को मिटाने के मकसद से हुआ हमला छात्रों के इन्हीं दावों की पुष्टि करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि बंगाल में कुछ समझ नहीं आ रहा। हाईकोर्ट फटकार बार बार इसलिए लगा रही है कि उसको लग रहा है बहुत कुछ गलतियां हैं, क्या जानबूझ के की जाती हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछ लिया सीधा साधा, ममता के दिल में बेटियों के लिए क्या ममता नहीं है? ये हमारा प्रश्न था। 92% 92% लोग कहते हैं हाँ ममता नहीं है। तो ये आपका मत है, जनता का मत है। हम क्या कह रहे हैं, आप ही का उत्तर आपको बता देगा, देश को बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात तो हमने की, अब तस्वीरें भी दिखाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी दरिंदगी की खबर सामने आई है, जहां अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक और उसके साथियों पर लगा है। पीड़िता की मां का कहना है कि उसकी बेटी ने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। मृत किशोरी की मां ने थाने में आरोपी युवक और उसके 5 साथियों के खिलाफ किडनैपिंग के बाद रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया है। मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है। उसने 3 दिन पहले धमकी दी थी कि तुम अपनी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। 11 अगस्त को किडनैप कर ले गए थे और आरोपी पीड़िता की मां के अनुसार 11 अगस्त की रात आरोपी 5 साथियों के साथ 3 बाइक से आए। मुख्य आरोपी संजय राय के घर के दरवाजे से हत्या में प्रयुक्त खुरपी बरामद की गई है। सोचिए, खुरपी से हत्या की गई है, जिस पर खून भी लगा हुआ है। पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को पारू थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद किया जाता है। इंक्वेस्ट के आधार पर मृतका के शरीर पर 3 जगह धारदार हथियार के जख्म मिले हैं और एक खुरपी भी बरामद की गई है। सोचिए किस तरीके की ये हत्या हुई है, ये जघन्य अपराध हुआ है। चलिए आपको सुनाते हैं इसमें प्रतिक्रिया राकेश कुमार एसएसपी मुजफ्फरपुर की। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है, हम लोग उसको एफएसएल भेज के जाँच करवा रहे हैं।
इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे, चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का। हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएँ, ताकि मुआवजे की जो पहली क्या लग रहा है कारण घटना के पीछे का कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज़ किया। तो सर पहले घटना हुआ ना, तो गांव समाज के लोग हम सोचे कि अटी पट्टी गांव समाज के लोग सब मिल व्यवहार कैसे उस समय ना कुछ हो कि भाई के भी घर से बोला के लेके नहर में डुबा के भी मार दिया, ठीक ना। एहू से हुआ तो घर के बगल में एक के लड़का के अपने घर में फांसी लगा लिया, हर चीज़ हो गया। उतना दूर भर में अगल बगल के नहीं रखा ना, हमारा घर परिवार में हम लोग ससुराल थे अपना, ठीक ना। हमारा घर परिवार में भौजाई उजाई था ना, सब नैहर विहर मतलब, तभी भी हम लोग के दबाव डाल के पूरा घर परिवार के हम लोग का केस कर दिया। हमारा भाई जेल चला गया, हमारा बाप जेल चला गया, समझ गए। कुछ दिन के बाद वो लोग के जो माने कि समझ में आया तो बेल हो गया ये लोग के, ठीक ना। चलिए देखिए, जो भी घटना होती है, जो आपसे जुड़ी होती है और जनता से जुड़ी होती है, बहन बेटियों से जुड़ी होती है, आप तक दिखाने का, आपको दिखाने का जरूर प्रयास करते हैं, क्योंकि बाकी चैनल इन घटनाओं को छोड़कर बाकी मुद्दों पर चले जाते हैं, लेकिन हम आपकी हक की आवाज उठाना नहीं भूलते। आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला मौका होगा जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। सोचिए, 10 साल तक वहां पर कोई चुनाव नहीं हो पाया, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2014 की बात कर रहा हूं, और बीजेपी और पीडीपी ने साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती वाली पीडीपी। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में जो चुनाव है वो कराने का फैसला किया है। कब है चुनाव, क्या है नोटिफिकेशन, डिटेल में जानिए। चुनाव के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 44.46 लाख पुरुष और 42.63 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। यहाँ पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3,71,000 होगी। साथ ही कुल 20 लाख से ज्यादा युवा मतदाता मतदान में शामिल होंगे। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासन के ये अधीन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार होगा जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। इस चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और भाजपा के साथ मिलकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन सरकार बनाई थी। जून 2018 में भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। 370 हटने के बाद वहां ये पहले विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद
जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हुए परिसीमन। इस बार इसी के तहत चुनाव होंगे। पिछली बार की तुलना में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के चलते विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। नए परिसीमन में जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर की 46 से 47 हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर की 4 सीटें लद्दाख में चली गईं, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हो गईं, जिसे बढ़ाकर 90 किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सेना की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। भारतीय सेना पीर पंजाल के दक्षिण में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बुधवार को चुनावी तैयारियों और आतंकी हमलों की समीक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि सेना नियंत्रण रेखा के नजदीक निगरानी के लिए ड्रोन समेत टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की योजना बना रही है, ताकि आतंकियों की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी, इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो कहता है। आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। नहीं, और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है, और बड़ी जल्दी से जो है ये चलिए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अपने अपनी बातें कहते हैं और स्टेटहुड को लेकर फिर से वहां पर बवाल मचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब जो है चुनाव होकर रहेंगे, और जैसा कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन थी उसी के अनुरूप जो है चुनाव बिल्कुल टाइम पे किया जा रहा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कि कांग्रेस परेशान हो गई। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश में समान नागरिक संहिता को समय की मांग बताते हुए साफ कर दिया कि सरकार अब समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि हमें कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना है, कि जो सिविल कोड चल रहा था वो कम्युनल था, सबके लिए बराबर नहीं था, पक्षपातपूर्ण था। अब हमें चाहिए सेक्युलर सिविल कोड, उसकी तरफ जाना है। तब जाकर देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सेक्युलर सिविल कोड के बहाने पीएम ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। अब इस पर राजनीति तेज है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखिए क्या कुछ हुआ है, पीएम मोदी के द्वारा क्या कहा गया, क्या रिएक्शन आया, हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, और मामले की गंभीरता को समझिएगा। एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये कथन महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद का है। जिस रास्ते पर चलते हुए अब तक कई राज्य यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत को देश के सामने रखा। पीएम ने यह साफ कर दिया कि सरकार अब समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाएगी। देश के कई राज्य इस पर पहले ही कदम बढ़ा चुके हैं। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताते हुए कहा कि हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, तब जाकर देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, सामान्य नागरिकों को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सेकुलर सिविल कोड के बहाने पीएम ने संविधान को टारगेट किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर की सिविल कोड को कम्युनल कोड बोला है। पीएम मोदी जिस कोड की बात कर रहे हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, हमें इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष के हल्ला बोल पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है। इसके अलावा कई राज्य इसकी वकालत कर चुके हैं। अब पीएम ने लाल किले से स्पष्ट कर दिया है। चलिए, आपने देखा यूसीसी को लेकर अब कैसे बवाल हो गया है। कांग्रेस ने फिर से आरोप लगाया, यानी जो भी पीएम मोदी कहेंगे उसका विरोध करना कांग्रेस के लिए एक तरीके से अनिवार्य है। ये उनका कर्म है, उनको करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कभी कभी प्रतीत होता है कि जो पीएम मोदी बोलें उसका विरोध करें। और यूसीसी से परेशानी क्या है? सभी के लिए, सभी धर्म अगर आप कहते हैं बराबर हैं, सभी एक हैं, तो यूसीसी सभी के लिए होनी चाहिए, आनी चाहिए। इससे विपक्ष को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हम मानते हैं। बाकी कांग्रेस का काम है बीजेपी का विरोध करना, वो आगे भी करेंगे। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति पर, यानी थोड़ा पीछे बिठा दिया गया। 5वीं पंक्ति में बैठाने पर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए लिखा कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। क्या कुछ है वो देखिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने पीएम की आलोचना करते हुए लिखा कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझे। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। बता दें कि लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, इसीलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रक्षा मंत्रालय की इस सफाई को बेवकूफी भरा बताया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा सम्मान नहीं देने का है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी, आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया।
बता दें कि ये 10 साल बाद था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, 5वीं पंक्ति में बिठा दिया तो अब कांग्रेस को गुस्सा आ गया, तो कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, भाई ऐसे आपने क्यों कर दिया, यही उनका सवाल था। भाई राहुल गांधी को इतना पीछे बिठाएंगे, अब इस पर जवाब भी आ चुका है, तो अब शांति हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो आरोप है कि भाई आप ज्यादा अब खुद को बड़ा समझ रहे हैं, तमाम बातें, ये सब नहीं करनी चाहिए। इसी पर हमने चलिए आपसे सवाल पूछा कि भाई राहुल गांधी को पीछे बिठाने पर विवाद जो है क्या वो जायज है। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन 40% ही कह रहे हैं कि हाँ इसको विवाद इस पर जो है वो जायज है। 60% कह रहे हैं भाई इस पर विवाद जो जायज नहीं है, इस पर कोई विवाद बनता नहीं, इसलिए करना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी को पीछे बिठाने का मामला कांग्रेस को जो है बिल्कुल परेशान कर रहा है और उनके बयानों से यह सामने आ रहा है। जैसे सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो कहा वो भी आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक नारी शक्ति मार्च निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लंबा मार्च, नारी शक्ति मार्च। इस प्रदर्शन में बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा भी शामिल थीं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की महिला कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति के नाम से यह मोर्चा निकाला। नारी शक्ति मार्च के बाद ये महिलाएं जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति शांति श्री डी पंडित ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के विरोध में आज दिल्ली में निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। तो पूरे विश्व में जंतर मंतर की तस्वीर तो आपने देखी ही, हिंदुओं पर हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट। देखिए ये दलित करके जो है ये उनके तरफ से हिंदुओं पर हो रही जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके द्वारा कहा गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के हो रहे नरसंहार के खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो नारी शक्ति फोरम है उसके माध्यम से यह काफ़ी भारी संख्या में जो महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। बता दें कि हम लगातार मीडिया, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से देख रहे हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश में जो है वो कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुनकर बहुत ही साजिश के तहत जो है मारा जा रहा है। बहन बेटियों की जो है इज्जत आबरू लूटी जा रही है और जो व्यापार है हिंदुओं का उसको नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं की जो व्यथा है वो बहुत ही बुरी है। इस समय हिंदुओं के ऊपर वहाँ जो कट्टरपंथी है वो काल बन के टूट रहे हैं और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी ये जंतर मंतर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ जंतर मंतर में आज जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि दिल्ली के मंडी हाउस से ये महिलाओं का मार्च जो है वो शुरू होकर यहाँ जंतर मंतर पहुँचा है और जंतर मंतर में आप देखेंगे कि ऊपर जो महिलाएं हैं वो बांग्लादेश के विषय में अपना विषय रखती नजर आ रही है। ऐसे में आपको दिखाने का प्रयास करूं, जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में जो तख्तियां बैनर लेके पहुंची हैं उनमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, यानी सेव बांग्लादेशी माइनॉरिटीज। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आज बांग्लादेश में जिस प्रकार जो है घटनाएं घट रही है उसको रोकने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए और कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि भारतीय जो देश है वो उन सभी हिंदुओं के साथ है। वो किसी भी देश में रह रहे हों, उनके हर बुरे वक्त में, उनके हर विपरीत परिस्थिति में साथ दे रहे हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? श्वेता पांडे। बताइए आप यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? नारी शक्ति पे जागृत करने के लिए बोलेंगे और क्यों बांग्लादेश पे नारियों पर अत्याचार हो रहा है, हमें हमारा हक चाहिए, बस इतना ही। क्या लगता है जिस प्रकार बांग्लादेश की जो स्थिति है अभी, आप लगातार देख रहे हैं कि बहनों के लिए वहाँ पर काफ़ी बुरा माहौल है, अत्याचार हो रहा है, क्या संदेश देंगे यहाँ से? सारी बहनों को जो है जागृत होने की आवश्यकता है। आज जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सारी बहनों को एकजुट होना ही पड़ेगा और ये संदेश देना चाहते हैं
विश्व को कि जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। थे आज 8% लगभग 1,20,00,000 हिंदू बचे हैं और आज उनको इकट्ठा होने की नौबत आ रही है। और उनका अपराध क्या है? आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ और मर कौन रहा है? हिंदू। और हिंदुओं का अपराध क्या है? कि बस वो हिंदू है। वहाँ पे क्या बांग्लादेश में मारा जा रहा है तो पूछा जा रहा है आप राजपूत हो या आप डोम हो, चमार हो, दलित हो? कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू समझ के मार रहे हैं और काट रहे हैं। तो आज के डेट में जो गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी जमाने में जुटे हुए हैं वो हिंदुओं को सीखना चाहिए कि कभी उनके लोगों के पास भी वहाँ थी, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अगर आज आप इकट्ठा एकत्रित और एकजुट नहीं रहो तो आपका भी मिटना तय है आने वाले टाइम में। तो आपने देखा जो आगे पोस्टर था, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, जो वहां पर रह रहे हैं हिंदू, उनके लिए संदेश था, भारत के लिए संदेश है। वहां पर दलितों पर जो ज्यादा अत्याचार हो रहा है उसकी सच्चाई बताई। और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी, जो चरमपंथी, जो जिहादी, जो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी जाति कौन सी है, वो केवल धर्म देख के ही हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। बांग्लादेश में खतरे में है हिंदुओं का अस्तित्व। अब उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुका है क्या उनका वहां पर वजूद खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में? यह आपसे सवाल हमने पूछा तो आपने कहा हां, 90% बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि बांग्लादेश में खतरे में है हिंदुओं का अस्तित्व। तो आपको ये भी कहानी सुनाऊं कि ये तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज तो ऐसी भी खबर हमें पढ़ने को मिली जहां पर 35 लोगों ने मिलकर एक महिला के घर में घुसकर, जो कि हिंदू महिला थी, बांग्लादेश में उसका बलात्कार कर दिया। तो ऐसी कितनी ही घटनाएं होंगी जो मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हो रही होंगी, उनके बारे में भी जरा आप सोचिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सतखीरा जिले के ताला में एक 35 वर्षीय हिंदू महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना 5 अगस्त को हुई। पीड़िता ने बताया कि 5 अगस्त की शाम 7 बजे 30 से 35 लोगों की भीड़ उसके घर में घुस आई और उन्होंने तोड़फोड़ की। सबके हाथ में धारदार हथियार थे। इस भीड़ ने पहले तो घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर एक बक्सा लूटा। लुटेरे तो ये हैं ही। उसके बाद उसको एक गौशाला के पीछे ले गए और वहां उसे चुप रहने की धमकी देकर सबने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। मैं तो कहता हूं सभी को फांसी होनी चाहिए। घटना के समय महिला का पति घर पर नहीं था। इस घटना से असहाय होकर परिवार के साथ इलाका छोड़कर वो चली गई। हालांकि बाद में स्थानीय नेताओं के आश्वासन पर पीड़िता, उसका पति और बच्चे 13 अगस्त को वापस लौटे। पूछने पर महिला ने बताया कि वो बलात्कारियों की पहचान नहीं कर पाएगी क्योंकि सबके मुंह पर मास्क था। यही आतंकवादियों की पहचान भी है। पुलिस ने प्रभारी ने कहा कि पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनके नाम और पते की जानकारी लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब एक बलात्कारी हो तो बताएं, एक कट्टरपंथी हो तो बताएं। अगर पूरा वहां पर जितना भी लोग हैं, पूरी सोसाइटी कट्टरपंथी है, उनकी सोच को कीड़ा लग चुका है, तो किस किस को पकड़ेगी जाके पुलिस? और पुलिस कौन सी सीधी है बांग्लादेश की? फौज कौन सी सीधी है वहां की? वो भी तो कट्टरपंथ की आग में ही जल रही है। उनको अपना भी इलाज कराना चाहिए, अपनी सोच का भी इलाज करना चाहिए। और हिंदुओं को अब तो जागना चाहिए। हम तो कहते हैं बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने चाहिए और हिंदुओं का जो देश है वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। और ये जेनोसाइड, जिस तरीके से वजूद मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो खत्म होना चाहिए। अब पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको हम बताते हैं। चलिए, पोल पे हमने आपसे प्रश्न पहले ही पूछ लिया था कि अस्तित्व खतरे में है, तो आपने 90% ने हाँ में जवाब दिया था। और इसी खबर को हमें आपको बताना था कि 35 लोगों ने, सोचिए, एक हिंदू महिला का बलात्कार किया। 35 जिहादियों ने, 35 कट्टरपंथियों ने मुंह ढककर, जिनकी पहचान नहीं कर पा रही है वो महिला, क्योंकि वो पहचान छिपा के आए थे। अब पुलिस भी वहां खाना पूर्ति करेगी, क्योंकि कितनी महिलाएं होंगी हिंदू, और हिंदू उनके लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। बार बार ये रैली में भी ये बताया गया, स्टॉप जेनोसाइड अगेंस्ट दलित्स। दलित्स में कौन है? हिंदू ही हैं। तो वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण हो रहे हैं, कोई भी जाति नहीं पूछ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात की, पश्चिम बंगाल की बात की। अब चलिए
राम की नगरी अयोध्या की बात करते हैं, जो कि खबर बड़ी शर्मसार करने वाली है। अयोध्या में हाल ही में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को एक बार फिर से हिला दिया है। यह घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाने वाली है। फिलहाल आरोपी मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम और एसएसपी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। देखिए डर के साए में क्यों है पीड़ित परिवार, स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में हाल ही में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। यह घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाने वाली है। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर लगा है। वही मोहित खान जिसका खौफ और रसूख ऐसा कि पीड़ित मां बेटी की सिक्योरिटी में 28 जवानों को लगाना पड़ा है। फिलहाल मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहित खान का राजनीतिक कनेक्शन और उसका प्रभाव इतना बड़ा है जिसने इस केस को जटिल बना दिया है। क्या इस बात का कोई आश्वासन है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे? डीएम और एसएसपी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है और आरोपी की बेकरी पर बुलडोजर चलाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। फिर भी क्या यह कदम उस बर्बरता की भरपाई कर सकता है जिसका सामना पीड़िता ने किया? कन्नौज में हाल ही में एक और दुष्कर्म की घटना सामने आई। वहां पर भी आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही लगे थे। इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता और उनके प्रभाव वाले लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में सम्मिलित हैं और इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया में गंभीर बाधाएं बनते हैं। इन मामलों ने साबित कर दिया है कि हमारी न्याय प्रणाली में दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया में कई कमियां हैं। क्या यह मान लेना सही है कि हमारे देश में सत्ता और प्रभाव वाले लोगों की वजह से न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है? अब समय आ गया है कि हम इन मुद्दों को पूरी गंभीरता से लें और उन राजनीतिक दलों को घेरें जिनके नेताओं की वजह से यह न्याय की प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर तत्काल जवाब देना होगा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी पार्टी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह आवश्यक है कि अखिलेश यादव अपने नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि पार्टी में ऐसे तत्वों को कोई संरक्षण न मिले। यह मामला अब केवल एक पार्टी या एक नेता तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज और व्यवस्था का मुद्दा है। केवल प्रशासनिक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, हमें राजनीतिक जवाबदेही भी मांगनी होगी। हमें सार्वजनिक दबाव और नागरिक सक्रियता के माध्यम से ये सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। हमारी बेटियां अब सुरक्षा की चाह में, न्याय की उम्मीद में एक सशक्त और निर्णायक आवाज की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाएं, तो संभव है कि हम अपने देश को एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण स्थान बना सकें, जहां हमारी बेटियां बिना किसी डर के जी सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो हमने आपसे सवाल ट्विटर पर, एक्स पर पूछा था। सपा नेता के खौफ से डर के साए में है अयोध्या की बेटी, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं क्या कि 28 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उस बेटी को दी जा रही है। 92% लोगों ने कहा हाँ, अयोध्या में सपा नेता के खौफ से, डर के साए में अयोध्या की बेटी जी रही है, जिसका जो रेप किया गया है उसकी खबर के हिसाब से आपको बता रहे हैं, उसको डर है, इसीलिए उसको इतनी सुरक्षा दी जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो खबर हमने आपको अयोध्या की बताई। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। कल जब पूरा देश 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी समय मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद मंच पर मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के आपत्तिजनक नारे लगाए। सोचिए, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के आपत्तिजनक नारे। जिन उपद्रवियों को भारत माता की जय बोलने में संकोच होता है, वो पूरी ताकत से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता इसकी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है और बाकियों की पहचान की जा रही। सोचिए, गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी खबर पक्की है। शिकायत में बताया कि 15 अगस्त को लटेरी तहसील परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के समापन पर जो कुछ छात्र हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान कुछ मुस्लिम छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इसके बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि विवाद की स्थिति बनते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले छात्रों में से एक छात्र को पकड़ लिया। अभी बाकी भी पकड़े जाएंगे। बाकी साथी भागने में सफल रहे। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन देकर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी करने की मांग की। तो सोचिए, हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में लगाता है, उसको बॉर्डर से धक्का मार के पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि भाई जाओ, आपको जिस मुल्क से प्यार है, देश तो नहीं कहेंगे, वहीं पर आप जाके रहो। अब कार्रवाई एक पर हुई। हम कहते हैं सभी को पकड़कर ताउम्र हमेशा के लिए जेल में बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। इनको भारत से कोई प्रेम नहीं है। जो भारत माता की जय बोलने पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें, उनको भारत में रखना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, ये खबर हमने आपको दिखाई। इस खबर पर पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न भी पूछा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मिलनी चाहिए क्या सजा? तुरंत मिलनी चाहिए। 95% लोग कह रहे हैं हां, तुरंत सजा मिले। 5% कह रहे हैं नहीं। मैं कहता हूं बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है सजा मिलनी चाहिए। ये तो थे जनमत के आज के बड़े मुद्दे जो आपके लिए हम आज लेकर आए थे। अब इतना ही आज के शो में। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरे साथ मेरी पूरी एडिटोरियल टीम और प्रोडक्शन क्रू, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।